नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप फर्स्ट प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2023-24 हिंदी क्लास 12th का पेपर देख रहे हैं, जो कि 80 अंक और 3 घंटे का था। सामान्य निर्देश आप पढ़ सकते हैं। हम इस पेपर को हल करने की कोशिश करेंगे। पेपर में 2 खंड हैं, खंड अ और खंड ब। खंड अ में वस्तुपरक यानी एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे गए हैं और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। खंड अ में सबसे पहला प्रश्न एक अपठित गद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 10 एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, 10 अंक के। दोस्तों, अपठित गद्यांश को आप इस तरह से हल कर सकते हैं। पहले गद्यांश को पढ़ें, उसके बाद उस पर आधारित प्रश्नों को पढ़ें और प्रश्नों को पढ़ने के बाद एक बार फिर से ध्यानपूर्वक यदि अच्छे से संबंधित गद्यांश को पढ़ा जाएगा तो निश्चित रूप से आप उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के सही सही उत्तर अवश्य दे पाएंगे। मैं इस पेपर को हल कर चुका हूँ। गद्यांश देखिए, बहुत ही सुंदर गद्यांश है। हिंदी के बारे में या उसके विरोध के बारे में जब भी कोई हलचल होती है तो राजनीति का मुखौटा ओढ़े रहने वाले भाषा व्यवसायी बेनकाब होने लगते हैं। उनकी बेचैनी समझ में नहीं आती। संविधान में स्पष्ट प्रावधानों के बाद भी यह अविश्वास का माहौल बनता क्यों है? यहाँ हम केवल एक ही प्रावधान को याद करें। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देते हुए स्पष्ट कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। यही सब देखकर हिंदी के विषय में अक्सर यह लगने लगता है जैसे संविधान के संकल्पों का निष्कर्ष कहीं खो गया है और हम निर्माताओं के आशय से कहीं दूर भटक गए हैं। सहज ही मन में ये प्रश्न उठते हैं कि हमने संविधान के सपने को साकार करने के लिए क्या किया? क्यों नहीं हमारे कार्यक्रम प्रभावी हुए? क्यों और कैसे अंग्रेजी भाषा की मानसिकता हम पर और हमारी युवा एवं किशोर पीढ़ी पर इतनी हावी हो चुकी है कि इसी मिट्टी से जन्मी हमारी अपनी भाषाओं की अस्मिता और भविष्य संकट में प्रतीत होता है। शिक्षा में, व्यापार और व्यवहार में, संसदीय शासकीय एवं न्यायिक प्रक्रियाओं में हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं को वर्चस्व क्यों नहीं मिल पा रहा? अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ग, 22 भाषाओं को। दूसरा प्रश्न, भाषा व्यवसायी से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही उत्तर है ख, भाषा के मुद्दे से लाभ कमाने वाले। तीसरा प्रश्न, किस क्षेत्र में हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं का वर्चस्व स्थापित नहीं हो पा रहा है? तो इसका सही उत्तर है घ, उपर्युक्त सभी। हमारी मिट्टी से जन्मी हमारी भाषाओं की अस्मिता व भविष्य पर संकट उत्पन्न होने का कारण है। तो इसका सही उत्तर है ग, अंग्रेजी भाषा का हावी होना। अगला प्रश्न, पांचवा, हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं के उत्थान के लिए आवश्यक है कि उनका अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश दिए गए हैं? सही उत्तर है ख, अनुच्छेद
351, अनुच्छेद 351। अगला प्रश्न, संविधान में हिंदी भाषा के विकास हेतु संघ के क्या कर्तव्य बताए गए हैं? हिंदी भाषा का विकास करे, उसे राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करे, उसका शब्द भंडार सुनिश्चित करे। तो इनमें से कौन से कथन सही हैं या सही है? तो इसका सही उत्तर है घ, 1, 2, 3, यानी तीनों कथन सही हैं। 7वें का घ ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, कौन सी भाषा हमारी युवा एवं किशोर पीढ़ी पर हावी हो चुकी है? तो अंग्रेजी भाषा। संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो सही उत्तर है क, 8वीं अनुसूची में। निम्नलिखित कथन कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन है, लगता है संविधान के संकल्पों का निष्कर्ष कहीं खो गया है। कारण, हिंदी अपनी वांछनीय प्रतिष्ठा को नहीं पहुंच सकी है। तो इसका सही उत्तर है क, कथन तथा कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। का ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न, जिसमें एक अपठित काव्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के। काव्यांश देखिए, क्या कुटिल व्यंग दीनता वेदना से अधीर, आशा से जिनका नाम रात दिन जपती है, दिल्ली के वे देवता रोज कहते जाते, दिल्ली के वे देवता रोज कहते जाते, कुछ और धरो धीरज किस्मत अब छपती है, किस्मतें रोज छप रही मगर जलधार कहाँ, प्यासी हरियाली सूख रही खेतों में, निर्धन का धन पी रहे लोभ के प्रेत छिपे, पानी विलीन होता जाता है रेतों में, हिल रहा देश कुत्सा के जिन आघातों से, बेनाद तुम्हें ही नहीं सुनाई पड़ते हैं, निर्माणों के प्रहरियों तुम्हें ही चोरों के, निर्माणों के प्रहरियों तुम्हें ही चोरों के, काले चेहरे क्या नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो होश करो दिल्ली के देवो होश करो, सब दिन तो यह मोहिनी न चलने वाली है, होती जाती है गर्म दिशाओं की सांसें, मिट्टी फिर कोई आग उगलने वाली है। बहुत ही सुंदर काव्यांश। इस पर आधारित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न, कवि क्या चेतावनी दे रहा है? तो सही उत्तर है का, जनता क्रांति करने वाली है। गरीबों की दशा सुधर क्यों नहीं पा रही है? क्योंकि सही ऑप्शन है ख, बिचौलिए योजना का लाभ हड़प जाते हैं। तीसरा प्रश्न, दिल्ली के देवता द्वारा गरीबों से क्या कहा जाता है? धैर्य धारण करने को। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, यानी कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो इसका सही उत्तर है ख, पहला और दूसरा। पहला यानी शासक वर्ग दिल्ली के देवता, और दूसरा निर्माण के प्रहरी यानी मजदूर। तो पहला और दूसरा सही सुमेलित है। सही ऑप्शन है ख। अगला 5वां प्रश्न, गर्म दिशाओं की सांसों में कौन सा अलंकार है? तो सही ऑप्शन है का, मानवीकरण अलंकार। तीसरा प्रश्न, जिसमें अभिव्यक्ति और माध्यम के संबंधित पाठों पर 5 अंक के 5 एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के। पहला प्रश्न, मुद्रित माध्यमों के लेखन में सहज प्रवाह के लिए जरूरी है तारतम्यता। अगला प्रश्न, संबंधित घटना के दृश्य बाइट व ग्राफिक द्वारा खबर को संपूर्णता से पेश करना कहलाता है। ग ऑप्शन सही है, एंकर पैकेज। 6 ककार के लिए उचित क्रम का चयन कीजिए। सही ऑप्शन है क, क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। का ऑप्शन सही है। अगला कॉलम क का कॉलम ख से उचित मिलान कीजिए। तो वीट रिपोर्टर संवाददाता हो गया, फीचर कथात्मक हो गया, कारोबार निवेशक हो गया, खेल घुटने टेकना हो गया, और इसका सही ऑप्शन होगा घ। सही ऑप्शन होगा
घ, पहले में दूसरा, दूसरे में चौथा, तीसरे में पहला और चौथे में तीसरा, इस तरह से। पांचवा प्रश्न, विशेष लेखन के लिए सबसे जरूरी बात है, तो सही ऑप्शन है ख, गिद्ध दृष्टि और पक्का इरादा। चौथा प्रश्न, जिसमें पठित काव्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के, जो कि काव्यांश है वो उषा कविता से है। प्रात नवता बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नव राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर सेक जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, स्लेट पर लाल खड़िया या चौक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही है, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। प्रश्न देखिए, नील जल में किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो में कौन सा भाव है, तो सही ऑप्शन है ग, उज्ज्वलता का। नीले नभ में उदय होता हुआ सूर्य किसके जैसा प्रतीत हो रहा है, गौर वर्णीय सुंदरी जैसा। तीसरा प्रश्न, इस काव्यांश में कवि ने उषा का कौन सा चित्र उपस्थित किया है, तो ग, शब्द चित्र। अलंकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है, तो सही ऑप्शन है का, बहुत नीला शंख जैसे उपमा अलंकार। पांचवा प्रश्न, कवि द्वारा भोर को राख का लीपा हुआ चौका कहना प्रतिपादित करता है कि भोर का नव, घ ऑप्शन सही है, नए परिवर्तन व आयामों का प्रतीक है, नए परिवर्तन व आयामों का प्रतीक है, ये ऑप्शन सही है। पांचवा प्रश्न, जिसमें एक पठित काव्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के, जो गद्यांश है, पठित गद्यांश है, वह शीर्ष के फूल पाठ से लिया गया है। कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेदकर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे, दुख हो कि सुख वे अपना भावरस उस अनासक्त कृपीबल की भांति खींच लेते थे जो निर्दलित इक्षुदंड से रस निकाल लेता है। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सके थे। कुछ इसी श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत में है, कई बार रविन्द्रनाथ में यह अनासक्ति थी। एक जगह उन्होंने लिखा, राजोद्यान का सिंहद्वार कितना ही अभ्रवेदी क्यों न हो, उसकी शिल्पकला कितनी ही सुंदर क्यों न हो, वह यह नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया है। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है, यही बताना उसका कर्तव्य है। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई अंगुली है, वह इशारा है। इस पर आधारित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न, कालिदास की सौंदर्य दृष्टि कैसी थी, तो सही ऑप्शन है ख, सूक्ष्म और संपूर्ण। कौन से गुण के कारण कालिदास सुमित्रानंद पंत और रविन्द्रनाथ टैगोर कविताओं के साथ न्याय कर पाए, तो घ ऑप्शन सही है, तटस्थता। तटस्थता यानी अनासक्ति का भाव। अगला प्रश्न, फूलों और पेड़ों से हमें जीवन की प्रेरणा मिलती है, तो सही ऑप्शन है का, निरंतरता की। अगला प्रश्न, जिसमें कथन और कारण दिया गया है। कथन है, पुष्प या पेड़ अपने सौंदर्य से यह बताते हैं कि यह सौंदर्य अंतिम नहीं है। कारण, भारतीय शिल्पकला विशेष रूप से प्रसिद्ध है, विभिन्न कवियों ने इस बात की पुष्टि की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा घ। घ ऑप्शन सही है। कथन सही है लेकिन कारण उसकी गलत व्याख्या करता है। घ ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 5वां, गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कला की कोई सीमा नहीं होती, शीर्ष के वृक्ष को कालजयी अवधूत के समान कहा गया है, कालिदास की समानता आधुनिक काल के कवियों के साथ दिखाई गई है। इस 5वें प्रश्न का जो सही उत्तर है
वह है घ, यानी कथन 1 और 3 सही है। कथन 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न छठा, जिसमें वितान भाग 2 के पाठों पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। एक अंक के 10 प्रश्न पूछे गए हैं, 10 अंक के MCQ टाइप। पहला प्रश्न, सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना आप किसे मानेंगे? तो सही उत्तर है ग, पीढ़ी अंतराल। सिल्वर वेडिंग में जो हुआ होगा वाक्य का अर्थ है, तो सही ऑप्शन है ग, किशनदा की मृत्यु के संदर्भ में। तीसरा प्रश्न, किशनदा के रिटायर होने पर यशोधर बाबू उनकी सहायता क्यों नहीं कर पाए थे? तो इसका सही उत्तर है ग, यशोधर बाबू के घर में किशनदा के लिए स्थान का अभाव था। उनका जो क्वार्टर था यशोधर बाबू का, उसमें केवल 2 कमरे थे और उन 2 कमरों में 3 परिवार रहा करते थे उस समय, इसलिए उनके घर में, उनके क्वार्टर में स्थान यानी जगह की कमी थी, इसलिए वो किशनदा की कोई सहायता नहीं कर पाए। अगला प्रश्न चौथा, दादा कोलू जल्दी क्यों लगाना चाहते थे? तो सही ऑप्शन है गुड़ की ज़्यादा कीमत के लिए। जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? मराठी भाषा में। अगला प्रश्न, लेखक आनंद यादव की मां के अनुसार पढ़ाई की बात करने पर लेखक का पिता कैसे गुर्राता है? तो सही उत्तर है ग, जंगली सूअर के समान। जूझ कहानी लेखक की किस प्रवृत्ति को उद्घाटित करती है? तो सही ऑप्शन है घ, संघर्षमयी प्रवृत्ति। अगला प्रश्न आठवां, सिंधु घाटी की सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सिंधु घाटी की सभ्यता प्राचीनतम सभ्यता थी, सही है। सिंधु घाटी की सभ्यता आडंबरहीन सभ्यता थी, यह भी सही है। सिंधु घाटी की सभ्यता महान थी, यह भी सही है। सिंधु घाटी की सभ्यता में राजतंत्र स्थापित नहीं था, यही गलत है, क्योंकि राजा का, नरेश का एक छोटा सा मुकुट मिला है खुदाई करने पर, तो राजतंत्र तो था, तो यही ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सब सही है। 9वां प्रश्न, कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही उत्तर है ग, यानी पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा सही नहीं है। जल निकासी की व्यवस्था अत्यंत बुरी थी, यह गलत है, यही सही नहीं है, क्योंकि जल निकासी की व्यवस्था तो बहुत ही उत्तम थी। तो घ ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा और चौथा। अगला 10वां प्रश्न, राखलदास बनर्जी कौन थे? तो पुरातत्ववेत्ता। पेपर का खंड ब, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं 40 अंक के। 7वां प्रश्न, जिसमें रचनात्मक लेख लिखने के लिए कहा गया है, लगभग 120 शब्दों में किसी एक विषय पर रचनात्मक लेख लिखना है, जो कि 6 अंक का है। दोस्तों, रचनात्मक लेख किस तरह से लिखना चाहिए, इसके लिए आप दीवार घड़ी पर रचनात्मक लेख वाला वीडियो देख सकते हैं चैनल पर, और समझ सकते हैं कि पूरे अंक लाने के लिए रचनात्मक लेख किस तरह से लिखना चाहिए। 8वां प्रश्न, जिसमें 3 में से कोई 2 प्रश्न करने हैं, लगभग 60 शब्दों में उत्तर देना है, जो कि 2-2 अंक के हैं। क, कहानी को नाटक में किस प्रकार रूपांतरित किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, कहानी का नाट्य रूपांतरण, कथानक के अनुसार दृश्य रचना, पात्रों के अनुकूल संवाद योजना, संवाद छोटे एवं सरल प्रभावी होने चाहिए, संवाद बोलचाल की भाषा में होने चाहिए। इस तरह से 2 अंक का प्रश्न है, तो 2 या 3 बिंदु लिखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न था, रेडियो नाटक की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, रेडियो नाटक की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली, रेडियो श्रव्य माध्यम है। दूसरा, ध्वनि की प्रधानता रहती है, यानी ध्वनि से तात्पर्य संवाद एवं बैकग्राउंड साउंड। सीमित अवधि का होता है रेडियो नाटक, 15 से 30 मिनट का होता है। तो इस तरह से कोई भी 2 या 3 बिंदु लिखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न ग, नाटक में अभिनय और संवाद योजना का क्या महत्व है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, नाटक में अभिनय एवं संवाद योजना का निम्नलिखित महत्व है।
पहला, अभिनय एवं संवाद द्वारा कथा वस्तु का उद्घाटन होता है। दूसरा, पात्रों के चरित्र का विकास होता है। तीसरा, नाटक की सफलता अभिनय एवं संवादों पर निर्भर करती है। इस तरह से लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न 9वां, जिसमें 3 में से कोई 2 प्रश्न करने हैं, जिनका उत्तर लगभग 60 शब्दों में देना है, जो कि 3-3 अंक के हैं। 2 प्रश्न 6 अंक के। पहला, फीचर और समाचार में मौलिक अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। पहला बिंदु, फीचर आत्मनिष्ठ एवं समाचार वस्तुनिष्ठ होता है। दूसरा, फीचर कथात्मक शैली में एवं समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। तीसरा बिंदु, फीचर में लेखक के भाव एवं विचार भी होते हैं, जबकि समाचार में तथ्यों की प्रधानता होती है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है। अगला, ख, रेडियो पर प्रसारण के लिए तैयार की जाने वाली समाचार कॉपी की विशेषताएं लिखिए। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। रेडियो पर प्रसारण के लिए तैयार की जाने वाली समाचार कॉपी की विशेषताएं। पहली, एक लाइन में अधिकतम 13 शब्द हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। दूसरा, उच्चारण में कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा, संक्षिप्ताक्षरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चौथा, 1 से 10 अंक तक के अंकों को शब्दों में तथा 11 से 999 तक के अंकों को शब्दों में और बड़ी संख्याओं को शब्दों में लिखना चाहिए। डॉलर एवं परसेंटेज के साइन की जगह पर भाषा में यानी शब्दों में डॉलर और प्रतिशत लिखना चाहिए। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रिंट माध्यम से आप क्या समझते हैं? प्रिंट माध्यम की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। प्रिंट माध्यम संचार के जो साधन प्रिंट अर्थात छपे हुए रूप में लोगों तक सूचनाएं पहुंचाते हैं, उन्हें प्रिंट या मुद्रित माध्यम कहते हैं। प्रिंट माध्यम की विशेषताएं, पहली, छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। दूसरी, पढ़ते समय विचार कर सकते हैं। तीसरी, शब्द का अर्थ समझने के लिए सहायता ले सकते हैं। चौथी, कभी भी पढ़ सकते हैं जब भी समय हो। लंबे समय तक उनको संभाल कर रखा जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से दिया जा सकता है। अगला प्रश्न 10वां, जिसमें कि नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने लगभग 60 शब्दों में, जो कि 3-3 अंक के यानी 6 अंक के 2 प्रश्न। पहला, फ्राक की रुबाई में भाषा के विलक्षण प्रयोग किए गए हैं, स्पष्ट करें, और नवीन उपमानों की कविता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। फ्राक की रुबाई में भाषा के विलक्षण प्रयोग एवं नवीन उपमान। पहला बिंदु, कवि के द्वारा हिंदी एवं लोक भाषा का प्रयोग किया गया है। हिंदी उर्दू मिश्रित हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग हुआ है। विलक्षण प्रयोग जैसे लोका देना, घुटनों में लेकर कपड़े पहनाना, गेसुओं में कंघी करना, रूपवती मुखड़ा, नर्म दमक, रस की पुतली जैसे कवि के द्वारा नवीन उपमान एवं विलक्षण प्रयोग किए गए हैं। अगला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि उषा कविता ग्रामीण परिवेश और नवीन उपमानों की कविता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। उषा कविता में ग्रामीण परिवेश और नवीन उपमान। पहला बिंदु, कवि के द्वारा उषाकालीन परिवर्तनों की तुलना ग्रामीण क्रियाकलापों से की गई है, जैसे शंख जैसा नीला आसमान, राख से लीपा हुआ चौका, काली सिल, लाल खड़िया चौक, नीले जल में स्नान करती गौरवर्णीय सुंदरी इत्यादि। अगला प्रश्न ग, बादल राग कविता में ए विप्लव के वीर किसे कहा गया है और क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। बादल राग कविता में ए विप्लव के वीर बादल को कहा गया है। बादल क्रांति का प्रतीक है। बादलों के बरसने, गरजने, बिजली गिराने से कुछ हानि भी होती है, तो वर्षा के बाद धरती हरी भरी हो जाती है, फसलें लहलहाने लगती हैं, जैसा कि क्रांति होने पर होता है। जब क्रांति होती है तो कुछ हानि भी होती है, लेकिन लोगों को उनके अधिकारों की प्राप्ति होती है, जीवन खुशहाल बनता है। अगला प्रश्न 11वां, जिसमें 2-2 अंक के 2 प्रश्न करने हैं। 3 में से कोई भी 2 प्रश्न, 2-2 अंक के 2 प्रश्न, 4 अंक के। पहला, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का उद्देश्य बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। कुछ कर गुजरने का भाव व्यक्त हुआ है, हमें अपना कार्य समय पर करना चाहिए,
आशा ही जीवन है, इसलिए उम्मीद का होना जरूरी है। अगला, दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने कमज़ोर को ही क्यों लाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने कमज़ोर को इसलिए लाते हैं क्योंकि समाज में कमज़ोर लोगों के प्रति करुणा का भाव होता है। लोग दूसरे के दुख के बारे में जानना चाहते हैं। दूरदर्शन वाले लोगों की इसी भावना का फ़ायदा उठाना चाहते हैं या उठाते हैं। वे अपने लाभ के लिए ऐसे कार्यक्रम बनाते हैं। अगला प्रश्न, किशोर और युवा वर्ग समाज के मार्गदर्शक हैं, पतंग कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, किशोर और युवा वर्ग समाज के मार्गदर्शक हैं। पहला बिंदु, किशोर और युवा वर्ग में उल्लास एवं निडरता होती है। दूसरा, उत्साह एवं सपनों से युक्त होते हैं। तीसरा बिंदु, कल्पनाशील होते हैं, रचनात्मक होते हैं, अपने सपनों को साकार करने के लिए लगन के साथ, एकाग्रता के साथ परिश्रम करते हैं। समाज के विकास के लिए भी ऐसी ही एकाग्रता एवं परिश्रम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न 12वां, जिसमें 3 में से कोई 2 प्रश्न करने हैं, जो कि 3-3 अंक के 2 प्रश्न यानी 6 अंक के प्रश्न। पहला, भक्तिन पाठ के आधार पर भारतीय ग्रामीण समाज में लड़के लड़कियों में किए जाने वाले भेदभाव का अपने शब्दों में उल्लेख कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने शब्दों में दे सकते हैं अपनी जानकारी के अनुसार। चाहे तो इस तरह से आप दे सकते हैं, भारतीय ग्रामीण समाज में लड़के लड़कियों में किए जाने वाले भेदभाव का इस तरह से उल्लेख कर सकते हैं कि स्वतंत्रता, यानी जितनी स्वतंत्रता लड़कों को होती है उतनी लड़कियों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। शिक्षा, यानी लड़कों की शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाता है, लेकिन लड़कियों की शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता या उनको उच्च शिक्षा नहीं दिलाई जाती है ग्रामीण समाज में। खान पान, लड़कों का खान पान बेहतर होता है, जबकि लड़कियों के खान पान पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। पहनावा, लड़के कुछ भी पहने तो कोई बात नहीं है, यदि लड़की ने कुछ पहन लिया तो तमाम तरह की बातें बनाई जाती हैं, उनको लड़कों की तरह कुछ भी पहनने की इजाज़त नहीं होती है, अनुमति नहीं होती है। सख्त एवं अशक्त का अंतर, यानी लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को कमज़ोर माना जाता है, समझा जाता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, आज़ादी के 50 वर्षों के बाद भी लेखक क्यों दुखी है? उसके मन में कौन से प्रश्न उठ रहे हैं? काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, आज भी स्वार्थ एवं भ्रष्टाचार का बोलबाला होना, लोगों में त्याग की भावना की कमी होना, आज़ाद होने के बाद काफ़ी तरक्की के बाद भी लोग आज भी अंधविश्वास करते हैं जो सही नहीं है, उचित नहीं है। कारण कुछ भी हो, लेकिन हर हाल में पानी को बचाना ज़रूरी है, हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। सरकारी योजनाओं का लाभ ज़रूरतमंद तक नहीं पहुंचता है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, जहां तृष्णा है बटोर रखने की स्पृहा है, वहां उस बल का बीज नहीं, यहाँ किस बल की चर्चा की गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ संतोषी व्यक्ति के आत्मबल की बात की गई है। जिसमें संतोष का भाव होता है वह दिखावे एवं ईर्ष्या की भावना से दूर रहता है। जहाँ संचय की प्रवृत्ति होती है वहाँ संतोष नहीं होता है। सुखी जीवन एवं स्वस्थ समाज हेतु संतोष और त्याग की भावना का होना जरूरी है, आवश्यक है। अगला प्रश्न 13वां, जिसमें 3 में से कोई 2 प्रश्न करने हैं, जिनका उत्तर लगभग 40 शब्दों में देना है। 2-2 अंक के 2 प्रश्न यानी 4 अंक के प्रश्न। पहला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पाठ जाति प्रथा और श्रम विभाजन के अनुसार भारत में श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है, कैसे? टिप्पणी कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, भारत में श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है क्योंकि पहला बिंदु, लोगों की रुचि एवं कुशलता का अनदेखा होता है। दूसरा, जन्म से ही व्यक्ति का व्यवसाय निर्धारण कर दिया जाता है जो कि गलत है। तीसरा बिंदु, इसके कारण समुचित उत्पादन का अभाव, टालू काम होता है एवं बेरोजगारी में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न,
श्रीश को कालजयी अवधूत कहने में निहित व्यंग्यार्थ स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, श्रीश को कालजयी अवधूत कहने में व्यंग्यार्थ यह है कि जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी निराश नहीं होना एवं निरंतर आगे बढ़ने, खुश रहने का भाव व्यक्त हुआ है। किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होने का संदेश दिया गया है। हर हाल में गतिशील, श्रमशील होना ही उचित होता है। अगला प्रश्न, लुट्टन पहलवान की अंतिम इच्छा क्या थी, समझाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, चिता पर पेट के बल लिटाया जाए। वह किसी भी हाल में चित्त नहीं होना चाहता था, हारना नहीं चाहता था। दूसरा बिंदु, वह हर हाल में अजेय रहना चाहता था। तीसरा बिंदु, चिता में आग देते समय यानी अंतिम संस्कार के समय ढोल अवश्य बजाया जाए, यह उसकी इच्छा थी। अगला प्रश्न, जिसमें 14वां, जिसमें 3 में से कोई 2 प्रश्न करने हैं, 2-2 अंक के, 40 शब्दों में जवाब देना है, उत्तर देना है। 2-2 अंक के 2 प्रश्न, 4 अंक के। सिल्वर बेडिंग कहानी में यशोधर बाबू को अपने बच्चों की आकर्षक आय समहाउ इम्प्रॉपर क्यों लगती है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, यशोधर बाबू को अपने बच्चों की आकर्षक आय समहाउ इम्प्रॉपर इसलिए लगती है क्योंकि इससे उनके बच्चे भौतिकवादी हो गए हैं और अपनी जड़ों अर्थात संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। उनको लगता है कि उनके बच्चे अपने करियर और नौकरी पर अधिक केंद्रित हो गए हैं और अपने परिवार, समाज के मूल्यों एवं परंपराओं से दूर हो गए हैं। और साथ ही साथ यह भी कि यशोधर बाबू को अब जाकर के जितनी सैलरी मिलती है, वेतन मिलता है, उनके पुत्र को जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उसमें शुरू में ही उतनी सैलरी मिलना शुरू हो गया है, इसलिए उनको समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। अगला प्रश्न, जूझ कहानी में आपको किस पात्र ने सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों, उसकी किन्हीं 4 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इसमें आप लेखक आनंद यादव की विशेषताएं लिख सकते हैं कि मुझे लेखक आनंद यादव अच्छे लगे और उनके परिश्रमी होने, संघर्षशील होने, कविता में रुचि होने और अपने माता पिता का आज्ञाकारी होने जैसी विशेषताओं का उल्लेख किया जा सकता है। या दूसरे जो पात्र हैं इस पाठ में, दत्ताजी राव, उनका नाम लिया जा सकता है कि मुझे इस पाठ में दत्ताजी राव अच्छे लगे और उनकी विशेषताओं का उल्लेख किया जा सकता है, जैसे तर्कशील, प्रेरणादायक व्यक्तित्व, मददगार व्यक्ति, पथ प्रदर्शक, इस तरह से। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की जल निकासी व्यवस्था की उत्कृष्टता पर टिप्पणी कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, मोहनजोदड़ो की जल निकासी की व्यवस्था, पहला बिंदु, पानी की निकासी हेतु नालियों का होना। दूसरा बिंदु, नालियाँ पक्की ईंटों की बनी हुई थीं। तीसरा बिंदु, नालियाँ ऊपर से ढकी हुई थीं। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। तो यह था दोस्तों फर्स्ट प्री बोर्ड एग्जाम 2023-24 हिंदी क्लास 12th का पेपर। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, जय हिंद।